पाकिस्तान ने एशिया कप में भारत को शिकस्त देने के लिए फार्मूला तैयार कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं और इंडियन मीडिया की कोले भी खोल कर रख दी गई है। गजा के मुतालिक अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एक नया प्लान सामने आ चुका है। बरेली में पुलिस मुसलमान मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में शुरू में ही हम एशिया कप की बात कर लेते हैं। कल का बड़ा ज़ोरदार एक मैच हुआ है। इंडिया की बॉलिंग जो है ना, उसमें जो लूप होल्स हैं पाकिस्तानी टीम को बड़े, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जिस तरीके से श्रीलंका ने सुपर ओवर तक इंडिया को बाकायदा तौर पर, वो कहते हैं ना, नाकू चने चबवा दिए। ठीक है, इंडिया ने बाकायदा तौर पर कम बैक किया है और बहुत बड़ा टारगेट दिया है। श्रीलंका ने बड़ा मुकाबला किया है। 203 रन का जो हदफ था उसको उनने पहले उसको टाई कर दिया। टाई करने के बाद जनाब उसको सुपर ओवर तक उसको लेके चले गए। ठीक है, वो परफॉर्म नहीं कर सके श्रीलंकन खिलाड़ी, लेकिन अब ये है कि संडे को जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक हाई वोल्टेज जो टाकरा होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तानी टीम का जो मोराल होगा वो बड़ा एक एक्सपेक्टेड यही है कि वो बड़ा अच्छा उनका मोराल होगा, बड़ा हाई उनका मोराल होगा। और ये जो इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ है, जिसमें श्रीलंका को आखिर में शिकस्त हुई है। सूर्या कुमार यादव ने आखिरी वो 3 रन का जो उन्हें सुपर ओवर में जो उन्हें स्कोर किया था, बड़े अच्छे तरीके से उसको उन्हें वो क्लियर किया है। और अब ये है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में इंडिया की जो बॉलिंग वो जो लाइन है, किस तरीके से उसमें जो लूप होल्स हैं और किस तरह वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को एनालाइज करके साफ ज़रे वो करेंगे। उनके कोचेज़ हैं और बहुत बड़ा सिस्टम होता है उनका, और पाकिस्तान टीम इससे सीखेगी। लेकिन अब तक की जो न्यूज़ हैं या जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज, जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, उनका ये है कि अब वो अपर हैंड पे नज़र आ रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल एंड पे अगर देखा जाए, बाकायदा जिस तरीके से उन्होंने एक कम बैक किया है पाकिस्तानी टीम ने, जिस तरह वो अनएक्सपेक्टेड है, वो तारीख़ में उनका वो नाम भी है कि पाकिस्तानी टीम का कोई पता नहीं चलता, ये कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरह का ये अपसेट देने की सलाहियत रखती है। इसीलिए अब ये है कि संडे का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है पाकिस्तान और इंडिया का ये जो हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। अच्छा, खैर, हम यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से पाकिस्तानी जो इजलास हुआ है, उसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो वहाँ पर बातें की हैं, जो उन्हें जिन पॉइंट्स को उन्होंने कवर किया है, जिन एरियाज़ पे उन्होंने बात की है, उस पर एक करके उस पर बात कर लेते हैं। दूसरी खबर में ही उसको हम कवर कर लेते हैं। उसमें सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो बॉडी लैंग्वेज था बड़ा मजबूत था, और जो सब्जेक्ट कमांड है या जिस तरीके से लेकिन उनका वो जो एक लहजा है, माजी में बड़ा जज्बाती भी हो जाते हैं, और इस इजलास में भी वो जज्बाती हुए हैं। और वो बाकायदा उन्होंने वो जो 1-2 मुक्के मारे हैं टेबल पे, हमें लगा कि वो एक मुक्का मारना होता है, एक होता है वो माइक को थप्पड़ लगाना। वो माइक को ही थप्पड़ न लगा दें, साइड पे न कर दें। वो थोड़ा सा हमें ये भी लगा है। बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मजबूत था, और उसके अलावा उनकी जो सब्जेक्ट कमांड थी, ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वो देख के भी पढ़ रहे हैं और ज़बानी भी पढ़ रहे हैं। उन्हें बाकायदा तौर पर उसका स्क्रिप्ट जो था, डेफिनेटली उनका जो फॉरेन मिशन होता है, सब ने मिलकर उन्हें तैयार किया हुआ है। और इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर आसिम मुनीर का जिक्र किया है, और ऑपरेशन बुनियान मरसूस का जिक्र किया है। बाबर जो ज़हीर अहमद बाबर जो हमारे वो हैं एयर चीफ़ हैं, उन्होंने उसका जिक्र किया है। और इनकी जो स्टेलर वो जो एक वो है परफॉर्मेंस है, या इनकी जो कमांडिंग है, किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत को शिकस्त दी है, इसका बाकायदा तौर पर उन्होंने जिक्र किया है। और इसको इसी खबर को इसी पॉइंट को कवर करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को ख़त्म करवाया है, और हम इस तरह का अमन कायम करने में डोनाल्ड ट्रंप के किरदार पर हम उन्हें नोबेल प्राइज़ का हम उन्हें हकदार ठहराते हैं, और हमने सबसे पहले उसी का ही ऐलान किया है। अच्छा, इसके बाद जनाब ये जिक्र करने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने उस बात का अंदाज़ा, उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम जंग जीत चुके हैं और अब हम मुज़ाकरात की तरफ आते हैं। बाकायदा तौर पर उन्होंने इंडिया को मुज़ाकरात की दावत दी है, और चाहिए यही कि हमें मिल बैठना चाहिए, पाकिस्तान और इंडियन दोनों, इनके जो रूट्स हैं, और जिस तरीके से अब इंडिया और चाइना के भी बड़े मसले चल रहे हैं, उनके टेरिटोरियल उनके इश्यूज़ हैं, लेकिन आज वो दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। बिलियन ऑफ डॉलर्स की उनकी ट्रेड भी चल रही है। प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर वो आ जा भी रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब यह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहता है, लेकिन वो उनने कोई शर्त भी रख दी है कि जो हमारे जो मसले मसाइल हैं, उनको भी हम मुज़ाकरात के ज़रिए पहले हल करने की कोशिश करें। कोई ना कोई हमें रास्ता निकालना चाहिए और इस डेडलॉक को बाकायदा तौर पर ख़त्म करना चाहिए। अच्छा,
इसके अलावा जनाब शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट चेंज पर भी बात की है, जिस तरीके से पाकिस्तान में जो टॉरेंशियल रेन्स हुई हैं और जो एक डेवस्टेटिंग जो फ्लड की जो कैफियत जारी है, ख़ासकर सदर्न पंजाब में, जो अपर इसमें लाहौर में भी यही हुआ है। और उसके अलावा जनाब ये है कि सिंध में भी बहुत बड़ी तबाही मची है। लेकिन अच्छा यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक जो पॉइंट था जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर ऑल टुगेदर एक मतलब अपोजिट बॉल पे वो बैठे हुए हैं। क्लाइमेट व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट पॉलिसीज़ और क्लाइमेट एक्शंस, उन्होंने कहा कि ये आज की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कौन बताए, और ना रुख तो करो पाकिस्तान का और इंडिया का, आके देखो तो सही क्या तबाहियाँ फैलाई हैं। इंडियन पंजाब की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा जनाब अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तबाहियाँ मची हैं। पाकिस्तान में ये पंजाब है, उसके अलावा सिंध है, KPK में बहुत बड़ी तबाही हुई है। ये क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं इसी खिताब के दौरान ही डॉक्टर कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं। एक कंट्रोवर्सी है जनाब डॉक्टर शमा जुनेजो, जो ब्रिटिश बार्न सहाफ़ी हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो उनकी जो टॉप ब्रास है, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, उनके बड़े करीबी समझी जाती हैं और वहाँ पर उनके बड़े ताल्लुकात हैं। इस तरह सहाफ़त में उन्हें कवरेज देना और प्रॉपर उनका लीडिंग रोल रहा है, फ्रंट फुट पे रही हैं। और उन्हें ये बात भी हम क्लियर कर देंगे, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। अच्छा, उसके अलावा जनाब एक और उनको अच्छा क्यों उनको निशाना बनाया गया है इस तरह की कंट्रोवर्सी का, अच्छा ये हम खबर आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा जो एक और जो है कि वहाँ पर भारतीय सहाफ़ी ने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अपने वफ्द के साथ एक कॉरिडोर से गुजर रहे थे, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर कोई जुमला कसा है और कहा है, जो उन्होंने कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर जो वो है टेररिज्म है, उसको अब कब उसको ख़त्म करेंगे और किस तरीके से उसको आप ये है कि उसके खिलाफ कब कार्रवाइयाँ करेंगे उन दहशतगर्दों के खिलाफ। अच्छा, यहाँ पर जनाब पहले इसके ऊपर बड़ी एक आम खबर है, ये इसके ऊपर जो ANI जो इदारा है इंडिया का, वो है बड़ा लीडिंग वो है मीडिया आउटलेट है, उसने सिर्फ ये कहा कि वी आर फाइटिंग विद टेररिज्म। अच्छा, ये उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्हें एक लाइन में ही उन्होंने उसको अपने जो ऑफिशियल वो जो है अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने नशर किया, हम वो आपके सामने भी रख देंगे। अच्छा, ये है कि लेकिन इसी के साथ ही जनाब एक और है अमेरिका में अनस मलिक, एक सहाफ़ी हैं, वो यूनाइटेड नेशन के इस तरह के इजलासों को भी वो कवर करते आ रहे हैं। इस इजलास को भी उन्होंने कवर किया है। गालिबन वो उस वक्त मौजूद थे जब ये जुमला कसा गया है या ये बात की गई है। अब उन्होंने रीट्वीट किया है ये जो ANI के ट्वीट को, उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में भारत लेड, इंडियन लेड टेररिज्म का उन्होंने जिक्र किया है कि हम उस टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं और उसको ख़त्म करके रहेंगे। ये उन्होंने उसको बाकायदा उसकी तरदीद की है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इम्पार्शल किस्म का पर्सपेक्टिव सामने रखें। आप कोट एंड कोट अगर बात कर रहे हैं तो आप कुछ उसको स्किम ना कर दें, उसको ख़त्म ना कर दें। आधी बात आपने कर दी है, बाकी नहीं। कि ये मीडिया का दौर है, ये कंप्यूटर एज है, सब कुछ आपके सामने है। वो वीडियो भी मेरे ख्याल में वायरल हो रही है, उस पे इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जनाब जो डॉक्टर शमा जुनेजो, इसको क्यों तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इन मसूफ़ा को, वो ये है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था। उन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात बिल्ड करने में, पाकिस्तान और इसराइल के जो वो हैं ताल्लुकात हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था कि मैं इसको बड़े अरसे से जनाब इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनको बिल्ड करने में उनकी एडवोकेट उनकी रही हूँ और उनके एडवोकेसी में मैंने कलीदी किरदार अदा किया है। खासकर ये इमरान खान साहब के दौर की बात हो रही है। लेकिन बाद में जब उनको वो किया गया है, तनकीद का निशाना बनाया गया है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया है। खैर देर आए दुरुस्त है, जो भी उन्होंने किया है वो उनकी चॉइस है। अच्छा, पाकिस्तान के जो वो है शमा जुनेजो का, वो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनके पीछे वो बैठी हुई थी। अब उनकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख देंगे, उनके पीछे बैठी हुई थी। और जब उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है तो बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने उसकी तरदीद भी की है। और जो हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है इनफैक्ट, उन्होंने इसको बाकायदा अपने ऑफिशियल पेज पर इसका इजहार भी किया। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। साफ ज़रे एक वफ्द गया हुआ है, उसका बाकायदा उसका प्रोसेस होता है वहाँ जाने का, और आप एंड पे आप पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके पीछे वो बैठी हुई हैं, तो बाकायदा वो किसी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वहाँ तक पहुँची हैं। खैर ये एक कंट्रोवर्सी है और ये दोनों कंट्रोवर्सीज बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की कंट्रोवर्सीज़ हैं। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। आगे एक और ख़बर है इसी खबर के साथ, इसी इजलास की जो हम कवरेज आपके सामने रख रहे हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोट के ऊपर वो जो एक वो रखाया हुआ था, वो जनाब ब्रोच किस्म का उन्होंने लगाया हुआ था, उसकी फाइटर जेट की उन्होंने वो लोगो लगाया हुआ था। वो ये भी कहा जा रहा है कि वो गोल्ड है या गोल्ड प्लेटेड है। अब ये बड़ी एक बहुत बड़ी इसके ऊपर वो कवरेज भी इसको मिल रही है कि जनाब ये उन्होंने क्यों लगाया है, क्या इंडिया को टीज़ करने के लिए
انہوں نے لگایا ہے یا پھر جو اپنے ان کے فائٹر جیٹس ہیں جس طرح F-22 ہے یا ایک اور جو 6th جنریشن وہ ایک فائٹر جیٹ ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کیا ہے. وہ 2028 میں وہ آپریشنل وہ ہو بھی جائے گا, آ جائے گا مارکیٹ میں. وہ فائٹر جیٹ جو ہے اس کی وہ مارکیٹنگ کر رہے تھے, یا پھر F-22 جو ان کا فائٹر جیٹ ہے یا اس کی وہ مارکیٹنگ کر رہے تھے. لیکن صارفین جو ہیں سوشل میڈیا پہ جو صارفین ہیں وہ اس کو جناب بھارت کے ساتھ اس کو منسلک کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی موجودگی میں انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا بروک جو تھا, اور وہ خیر وہ انڈیا کے ساتھ اور وہ جو باقاعدہ طور پر کلیم کرتے آ رہے ہیں, اور ہر مرتبہ جو بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے یہی کرتے ہیں کہ ہم نے انڈیا اور پاکستان کی جناب جنگ رکوائی ہے اور اس میں 6 طیارے اس میں مارے گئے اور انڈیا کے وہ جہاز تھے. اور اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ وہ اب باقاعدہ طور پر انہوں نے وہ جیٹ کی وہ جو انہیں وہ پکچر لگائی ہے, وہ جو ایک انہوں نے اس کا بروک لگایا ہوا ہے. اب وہ یہی لگ رہا ہے کہ بظاہر کہ انہوں نے اس کا رخ کیا ہوا ہے جناب اس کا انڈیا کی طرف اس کا اشارہ ہے. اچھا, اسی اجلاس میں نیتن یاہو نے جب وہ خطاب کیا ہے کہ وہ تقریباً صرف 3 ممالک, کہتے ہیں کہ 3 سے 4 ممالک کے وہاں پر وفود تھے, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہی بچ گئے. تقریباً مسلم ورلڈ کے جتنے بھی ممالک ہیں سب نے ہی بائیکاٹ کر دیا ہے. اکثریت یورپین کنٹریز نے بھی ان کا بائیکاٹ کیا ہے. اور وہ جناب نیتن یاہو نے خطاب کے دوران ان کی تقریر کو غزہ میں جو ایک سازش کے تحت ایک فورسفلی اس کو جناب وہاں پر کنٹرول کر کے وہاں ان کو غزہ میں جا کے جناب بڑے اسپیکرز میں ان کو نشر کیا گیا ہے. غزہ کے متعلق بات کر لیتے ہیں. غزہ کے متعلق پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے, بلکہ پوری دنیا میں اکثریت ممالک نے غزہ کے متعلق بات کی ہے. طیب اردوان نے بھی اس کے متعلق بات کی ہے. اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلم جو سربراہان ہیں ان سے جو ملاقات کی ہے اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر کوئی 21 نکاتی کوئی ایجنڈے کا انہوں نے اعلان کیا ہے غزہ کے پیس کے متعلق, غزہ میں جنگ بندی کے متعلق یا غزہ کے ایشو کو ٹیکل کرنے کے متعلق. یہی کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور اس کی جو سربراہی ہے وہ جناب ٹونی بلیئر کے جو سابق وہ ہیں پرائم منسٹر ہیں برطانیہ کے. عراق جنگ میں بھی ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے جب صدام حسین کو جب ٹاپل کیا گیا تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ہی جارج بش کو کنونس کیا تھا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. اچھا, یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کچھ ان کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو غزہ کے جو وہ ہیں جنگ بندی سب سے پہلے ہوگی. اس کے بعد جناب ہے کہ جو یرغمالیوں کو دونوں طرف کے یرغمالیوں اسرائیل میں بھی اور انڈیا اس میں غزہ میں بھی ان کو بھی وہ کیا جائے گا, رہا کیا جائے گا. اس کے بعد ہیومینیٹیرین ایڈ وہ ان کو بحال کی جائے گی. اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ جو رفح کراسنگ ہے اس کو کھولا جائے گا, اور آخر میں جناب وہاں پر کوئی فوج وہاں بھیجی جائے گی جس کا باقاعدہ طور پر کنٹرول کیا جائے گا. اب باقاعدہ طور پر اب انڈیا کا رخ کرتے ہیں. اچھا, اب کچھ خبریں ہم انڈیا سے رکھنے لگے ہیں آپ کے سامنے. انڈیا سے کچھ خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ 2-3 مین خبریں ہیں. اس میں بریلی شہر میں کچھ احتجاج ہوا ہے آئی لو محمد کے نام سے. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام سے کوئی وہ ہو رہا تھا, کوئی مظاہرہ ہو رہا تھا, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بینرز بھی انہیں اٹھائے ہوئے تھے. اس کے اوپر بڑا بروٹلی اس کے اوپر وہ کیا گیا ہے, اس کو احتجاج کا اس کو وہ کیا گیا ہے, اس کو سپریس کیا گیا ہے. جو بھارتی پولیس ہے بلکہ انہیں پیراملٹری جو دوسری فورسز ہیں وہ بھی اس میں شامل تھیں. وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے. اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ ایک اور خبر ہے بھارت سے. اس میں یہ ہے کہ MiG-21 جو طیارے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. MiG-21 طیارے بھی وہی طیارے ہیں جن کو اڑتے تابوت بھی انہیں کہا جاتا تھا, اور ابھینندن کے متعلق یہ بڑا ایک وہ ہے, تقریباً یہ 40-45 سال پرانی یہ فلیٹ ہے, اور اس کو باقاعدہ طور پر اب ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اور بہت بڑی تقریب ہوئی ہے اور اس کو بالآخر اس سے جان چھڑا لی گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے. اور یہ بالآخر جان چھڑا لی گئی ہے. یہ جو بات ہے یہ ہم آپ کے سامنے وہ بات رکھنے لگے ہیں جو انڈین ایئر فورس کے جو وایو سینا کے جو ریٹائرڈ ایئر چیف ہیں یا ایئر وائس چیف ہیں, انہوں نے ان کے بقول, یہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کے انٹرویوز بھی سوشل میڈیا پر آپ کو نظر بھی آ جائیں گے, بلکہ یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے بقول ہے. آخرکار ان سے جان چھڑا لی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح مقابلہ کریں, 40-45 سال پرانے ہمارے فائٹر جیٹس ہیں. اچھا خیر, اب ان کی 4.5 جنریشن کے ان کے رافیل بھی ان میں ایڈ ہو چکے ہیں, لیکن ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جناب بھارت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ بھارت کا ادویات پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. امریکہ نے بھارت کی جو ادویات ہیں اس پر 100% ٹیرف عائد کر دیا ہے باقاعدہ طور پر. یہ بہت بڑی خبر ہے.
इसमें जो 50% पहले टैरिफ आयद कर दिया गया था, लेकिन अब इसके ऊपर एक सर्टन सेक्टर के ऊपर जनाब उन्हें मेडिसन के उसके ऊपर फार्मास्यूटिकल वो जो डोमेन है उसमें 100% अमेरिका ने जनाब वो कर दिया है, टैरिफ आयद कर दी। ये 3 खबरें थी, इसमें अमेरिका इंडिया को हमने बाकायदा तौर पर कवर किया है। और सबसे आखिर में हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ कोई 27 सितंबर को वो करने जा रही है, जलसा करने जा रही है पेशावर में। अब उस जलसे के मुतालिक जो खबर है वो ये है कि उसकी वो तैयारियां भी जारी है, सारी हैं, उस सोशल मीडिया पर उसकी बड़ी कवरेज भी उसको मिल रही है। उसकी तैयारियां, पंजाब की जो वो है क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो भी उसमें पेश नज़र आ रही है इस जलसे की इस तैयारियों में। और इसमें जो अहम खबर है जो हम आज आपके सामने रखने लगे हैं वो ये है कि पेशावर में ये जो जलसे की तैयारियां हैं उसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने, जिसमें उनके साथ इमरान खान साहब की बहनें भी शामिल थीं, तीनों बहनें उनकी शामिल थी अलीमा खान साहिबा के साथ, उन्होंने जनाब वो किया है कि वो उनने दौरा किया है उस जलसे का। अब जब उनने दौरा किया है तो जलसे का स्टेज गिर गया है। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि उसकी जो तैयारियां हैं वो किस नेचर की तैयारियां हो रही हैं, और तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बाकायदा तौर पर ये गए थे और उसका स्टेज भी उसका गिर चुका है। अली अमीन गंडापुर ने बाकायदा तौर पर नाराज़गी का इजहार किया है और वहाँ पर उन्हें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी वो भी उन्होंने नहीं की। और सिक्योरिटी अमले और कारकुनान के साथ वो जनाब उनकी वहाँ पर जो कारकुनान और सिक्योरिटी अमला है उनका, उसकी कोई गत्थम पेल भी हुई है, उनकी कोई एक दूसरे के साथ वो तू महमे भी हुई है। इमरान खान साहबा की जो बहनें हैं अलीमा खान साहिबा, अज़मा खान और नौरीन खान जो वहाँ पर मौजूद थीं, वो भी अली अमीन गंडापुर साहब के साथ उनके साथ चली गई हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।